सभी को सुप्रभात। मैं कक्षा 12 विषय समाज शास्त्र में आपको नातेदारी का अर्थ बताऊंगा। नातेदारी शब्द से आप चिर परिचित हैं, लेकिन फिर भी आपके विषय में है, इसलिए आपको यह पढ़ना अनिवार्य है। और आज सामाजिक रूप से कई छोटी छोटी चीज़ों को समझना भी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो नातेदारी आप शब्द से परिचित हैं, उस नातेदारी और आज जो विषय समाजशास्त्र में नातेदारी को पढ़ रहे हैं, उनमें आज बहुत सा आपको ज्ञान आपको मिलेगा और बहुत सी सीख आपको मिलेगी। नातेदारी शब्द अंग्रेजी शब्द के किनशिप से लिया गया है, और अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसे बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन, सगोत्र आदि नामों से जानते हैं। नातेदारी शब्द जो आपने सुना है, उस नातेदारी को बंधुत्व, नातेदारी, स्वजन और सगोत्र नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी के किनशिप से बना है। नातेदारी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, नातेदारी के माध्यम से विवाह एवं परिवार का निर्धारण होता है। ध्यान रखना, इसमें दो चीजें हैं, विवाह और परिवार नातेदारी से कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि आप एकांकी जीवन जी रहे हैं, आपके कुलवंश में और कोई नहीं है, आप तन्हा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इस तन्हा जीवन में आपके रिश्तेदार नातेदारों ने आपका विवाह करवा दिया। जब विवाह हो गया तो निश्चित रूप से आपका घर बस गया, ठीक है, और वह धीरे धीरे परिवार का रूप धारण कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो नातेदार हैं वह विवाह के माध्यम से क्या करते हैं, परिवार का निर्धारण करते हैं। तो विवाह भी नातेदारों के वजह से हुआ और परिवार भी नातेदारों की वजह से बसा बना। अगली विशेषता हम देखते हैं, वंश उत्तराधिकार का निर्धारण। जब हमारे कुलवंश में आगे कोई नहीं होता है कुल का आगे ले जाने वाला, तो हमारे जो सगे संबंधी सगोत्र के लोग होते हैं, वह हमारे कुल, हमारे वंश और हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं। सीधी सी बात है, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कोई नहीं है, तो जब उनका वारिस कोई नहीं है तो उनके जो अन्य सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वह उनके संपत्ति के वारिस बनते हैं और उनके वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नातेदारी के माध्यम से वंश या और उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। नातेदारी की विशेषता है मानसिक संतोष। निश्चित रूप से जब हमारे रिश्तेदार नातेदार किसी उच्च पद पर होते हैं तो मन में बड़ा संतोष होता है कि अगर हम किसी समस्या में फंसेंगे तो हमारे अपने सगे संबंधी हमें उस समस्या से निकाल लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कोई आपका रिश्तेदार नातेदार डॉक्टर है, सीएमओ है, मतलब अधिकारी है चिकित्सा विभाग में, और आपको कभी इस चीज़ की दिक्कत हो रही हो कि यार हम बीमार हो जाएंगे तो कौन हमारी मदद करेगा, कैसे क्या होगा, तो मन में तुरंत ख्याल आता है कि हमारे मौसा डॉक्टर हैं, हमारे फलाने डॉक्टर हैं, वो हमारा इलाज करेंगे, उपचार करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे अपने सगे संबंधी होते हैं, उन सगे संबंधी या नातेदारों की वजह से एक मानसिक संतोष बना रहता है कि जब भी हम विपत्ति में होंगे, समस्या में होंगे, तो हमारे रिश्तेदार नातेदार हमें समस्या से बचा लेंगे। यह एक मन में विश्वास बना होता है जिससे मानसिक संतोष मिलता है। फिर देखते हैं नातेदारी की विशेषताओं में अगली है सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। हमें सामाजिक स्तर पे जो दायित्व मिलते हैं, जो कार्य मिलते हैं, निश्चित रूप से हम उनका निर्वहन करते हैं। अगर हम पारिवारिक स्तर पे देखें तो एक पिता की जिम्मेदारी होती है पूरे परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण की व्यवस्था करना। उसी तरीके से सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और हम जिस कार्य के लायक होते हैं, योग्य होते हैं, निश्चित रूप से हम अपने सगे संबंधियों की मदद भी करते हैं। और कुछ हमारे कार्य भी होते हैं, हम किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के मौसा हैं, तो इस तरीके से हमारे जो नातेदारी संबंध है हम उनका भी निर्वहन करते हैं। फिर देखें नातेदारी की विशेषताओं में यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। परिस्थिति सामाजिक स्तर पर जो हमने योग्यता विद्वता के माध्यम से जो पद हासिल किया है, ठीक है, उस पद और भूमिका, उस पद के अनुरूप क्या करते हैं, हम अपनी भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो सामाजिक स्तर पे जो भी हमें पद मिला है, जिस रूप में है, हम मौसा हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, जो भी पद हमें सामाजिक स्तर पे मिला है, निश्चित रूप से हम उसी पद के अनुरूप अपनी भूमिका, अपना नेतृत्व करते हैं। तो यह नातेदारी की विशेषता है। पहली विशेषता है परिवार
विवाह और परिवार का निर्धारण नातेदारों के द्वारा होता है। कुल वंश या उत्तराधिकार का संचालन नातेदारों के द्वारा होता है। मन मस्तिष्क में संतोष होता है कि अपने सगे संबंधी उच्च पदों पर हैं, समस्या में मदद करेंगे। सामाजिक दायित्व जो हमारे कर्तव्य हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का वह निर्वहन करता है। परिस्थिति जो हमें भूमिका मिली है, जो हमें कार्य मिला है, जो हमें पद सामाजिक स्तर पे मिला है, हम अपने पद के अनुरूप अपनी भूमिकाओं का पालन करते हैं। फिर देखते हैं नातेदारी की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ प्रकार हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। तो प्राथमिक श्रेणी के जो नातेदार हैं उनमें कौन कौन आता है? पति पत्नी आते हैं, पिता पुत्र आते हैं, पिता पुत्री आती है, माँ बेटे आते हैं, भाई बहन आते हैं, माँ पुत्री आती है। इस तरीके के जो संबंध हैं वो प्राथमिक स्तर के नातेदारी में पाए जाते हैं। द्वितीयक नातेदारी में दादा दादी आते हैं, चाचा चाची आते हैं, मामा मामी आते हैं, ठीक है, साला और भतीजा, देवर भाभी, इस तरीके के जो संबंध है वो द्वितीयक श्रेणी की नातेदारी में पाए जाते हैं। तृतीयक में देख लीजिए साले की पत्नी, ठीक है, और उसके पुत्र, जो साले के पुत्र हैं वो तृतीयक में आएंगे। मौसा, बुआ, बुआ का लड़का, फूफा, इस तरीके के जो है हमारे नातेदार वो तृतीयक श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से आपका यह नातेदारी पाठ को हमने आपको बताया। यह अंग्रेजी के किनशिप से बना है, हिंदी में बंधुत्व, स्वजन, सगोत्र आदि कई नामों से जानते हैं। यह नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख लेना और सुंदर तरीके से लिख लेना। जिस क्रम में वीडियो जारी हो रहे हैं उस क्रम से आप नोट्स को बनाते रहिए। हर टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो प्रदान कर रहे हैं, आप उसी टॉपिक के अनुरूप ही अपने नोट्स बनाएंगे।